खैरियत से होंगे। आज मैं लेक्चर नंबर 13 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ एडवांस कंसेप्ट्स के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सारे स्टूडेंट्स को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सारा कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया है। वैसे तो आज हमारा इस सिलसिले का लास्ट लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मॉड्यूल भी इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन टेंसेस का और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का एक लेक्चर आपका एंड पे होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपने सेंटेंस के हवाले से पढ़नी है। मैं उन चीज़ों के अगर अभी नाम लूँगा तो फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी, आपको कंफ्यूज करेगी। तो अभी जितने भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के पार्ट्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो आज इंशाल्लाह हमारे ख़त्म हो जाएंगे और आपको किसी भी लेवल की परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपसे एक और गुजारिश है, वो ये है कि कभी कभी किसी लेक्चर के अंदर मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मुझसे कोई हेल्पिंग वर्ब रह जाता है, मुझसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। एज ए ह्यूमन, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई रूल गलत बयान हो जाता है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं बाद में जब मुझे खुद रियलाइज़ होता है, एक दो वीडियोस में ऐसा हुआ, लेक्चर नंबर 12 में ऐसा हुआ, 2 सेंटेंसेस के अंदर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गया। तो मैं उसमें ये करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वो मिस्टेक जो है वो करेक्ट करके लिख देता हूँ, और आप वहाँ से भी देख सकते हैं, करेक्शन करके मैं लिखता हूँ। आप वहाँ पे कमेंट्स के अंदर भी गलती को हाईलाइट कर सकते हैं कि सर जहाँ पर आपने छोटी सी मिस्टेक की है, वो भी मुझे बड़ी खुशी होगी। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़े हैं, ईमेल के ज़रिए जुड़े हैं, वो मुझे ईमेल के ज़रिए भी अपनी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलवेज वेलकम। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब स्टूडेंट्स मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो लेक्चर गौर से सुनते हैं, उनको समझ आई है स्ट्रक्चर की। तो ये मेरे लिए एक्चुअली बड़ी खुशी की बात होती है, और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है कि जहाँ पर मैंने गलती की है। तो ये तरीक़ाकार है, कंफ्यूज ना हुआ करें, सवाल पूछ लिया करें, कमेंट्स के अंदर पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, ईमेल के ज़रिए पूछ लें, मैसेंजर पे मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है। आज हम कुछ एडवांस कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज आपको इस लेक्चर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा लेक्चर गौर से देखना है, समझना है। आपको नोट्स भी पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आज हम इसको डिस्कस करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कुछ चीजें आपको मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्या इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर होता है, और हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये समझाता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करते हैं। पहले ये समझे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक तो ऑर्डर वाले जुमले होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई हुक्म दिया जाए किसी को, कोई हुक्मिया जुमले जिनको आप उर्दू में बोलते हैं, जिनमें कोई ऑर्डर हो। मैं एज ए टीचर अगर आपको ऑर्डर देता हूं कि कंप्लीट द लेक्चर, ठीक है, सबमिट असाइनमेंट, ये मेरी तरफ से ऑर्डर होगा। हमें ये देखना होता है कि कौन सा शख्स है जो इस तरह बात कर रहा है। कि एक शख्स होता है ना कि वो ऑर्डर देता है, मालिक जैसे सर्वेंट को ऑर्डर देता है, ठीक है, बाजू का टीचर ऑर्डर दे रहा होता है स्टूडेंट्स को। तो ऑर्डर वाले जुमले
हुक्मिया जुमले, जिनके अंदर कोई हुक्म दिया गया हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी भी हैं, आगे हम एग्जांपल करते भी हैं जिनकी हमने पैसे वाइज बनाने हैं। या फिर इसमें रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है। रिक्वेस्ट तो आपको पता है वैसे ही पहचानी जाती है। रिक्वेस्ट में हम अक्सर प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आजिज़ी होती है, हम्बलनेस होती है। इंसान डेफिनेटली, अब किसी को आप लड़ झगड़ के या गुस्से से थोड़ी रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट तो है ही हम्बलनेस, आजिज़ी से इंसान रिक्वेस्ट करता है, तो वो जुमला हमें बता रहा होता है कि अगला हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट बयान करने वाले जुमले इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनके पैसे वाइसेस बनाने का एक खास तरीका है जिसको हमने समझना है। अच्छा, जब भी हमें कोई जुमला इंपेरेटिव मिले जिसमें ऑर्डर हो या फिर रिक्वेस्ट हो, तो आपने पैसे वाइज का फॉर्मूला याद रखना है। इसका पैसे वाइज का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले लेट लगता है, ठीक है, लेट ये आपने लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी का इजाफा होता है, और बी के बाद हम वही एम थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह कभी भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कोई भी जुमला पैसे वाइज में कन्वर्ट करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आपको मैं देता हूं जिसमें मैं हुक्म देता हूं, ऑर्डर करता हूं कि शट द डोर। इस तरह के आपको जुमले दिए जाएंगे, तो आपने फिर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करना है, आपका जुमला पैसे वाइज में तब्दील हो जाएगा। अब शट द डोर मेरे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें ऑर्डर दिया गया है शट द डोर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? लेट, लेट लग गया, फॉर्मूले के अंदर लेट है, लेट द डोर, क्योंकि डोर के ऊपर काम हो रहा है, डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लग गया, लेट द डोर, उसके बाद लगाना है बी, शट, 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 शट। शट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, शट बंद करना, क्लोज करना, ठीक है, शट शट शट, तो थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी, तो मेरा जुमला जो है वो पैसिव वॉइस में तब्दील हो गया। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जुमला मेरे पास आया एक्टिव वॉइस में, मैंने इसको पैसिव वॉइस में ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे याद है, मैं लॉजिक समझ चुका हूं, कंसेप्ट मैं समझ चुका हूं, तो मैंने लेट द डोर बी शट। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल। अच्छा, लेट द बॉल बी थ्रोन, इतनी सी बात है, जुमला क्या बन गया? जुमला मेरे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज करके। तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ये बात कही है कि अगर आप बात को समझेंगे, बात के लॉजिक को, स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी मामले में तकलीफ नहीं होगी, आपको मसला पेश नहीं आएगा। अभी देखें, मुझे स्ट्रक्चर पता था, तो मैं ये वाला जुमला देख के घबराया नहीं हूं, मैंने लेट लगाया, सब्जेक्ट लगाया, बी लगाया, और उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म यूज की। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट वाला, कि रिक्वेस्ट की हम किस तरह। अच्छा, इसके साथ मैं आपका लिख भी देता हूं ऑर्डर, ये ऑर्डर के लिए है, याद रखिएगा, ये ऑर्डर के पैसे वाइज के लिए है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं रिक्वेस्ट के पैसे वाइज के लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि रिक्वेस्ट वाले जुमलों में हम पैसे वाइज कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ऐड करना है यू आर रिक्वेस्टेड,
रिक्वेस्टेड टू, ये पक्का आएगा, ये आपने लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसी से तो जाहिर होगा कि ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, अच्छा टू, अब उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अभी यहाँ पे एक लॉजिक है, क्योंकि आपके अब दिमाग जो है ना वो क्लिक कर जाएंगे कि सर आपने तो कहा था कि पैसिव वॉइस में कुछ भी हो जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर तो आपने सर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी है और फिक्रा हमारे पास पैसिव वॉइस का है, तो ये फर्स्ट फॉर्म का फलसफा कहाँ से आ गया ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, पहले इस फॉर्मूले को समझ लें, ऑब्जेक्ट के बाद बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पहले ये समझो कि मैंने क्यों कहा है फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हालांकि पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि कभी भी आप टू के बाद वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते, कभी भी टू के बाद वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, पहली बात। जहां तक रही थर्ड फॉर्म वाली बात कि वो अब कहां पे लगी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है, जरूर लगता है, तो भाई ये रिक्वेस्टेड, ये यहां पर आप देखें, यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्टेड है। मैंने आपको कहा था ना, इज एम आर के बाद अगर कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना ये फिक्रा पैसिव वॉइस है। तो अब यहाँ पे देखें, आर के बाद रिक्वेस्टेड आया हुआ है, थर्ड फॉर्म वाली हमारी कंडीशन, हमारी शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है। ग्रामर के रूल के मुताबिक टू के बाद चूंकि फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हम वो भी यहाँ पे हमने पूरा कर दिया। तो थर्ड फॉर्म ये पड़ी है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, तो थर्ड फॉर्म की शर्त भी पूरी। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी भी एमसीक्यूज में खाली जगह में याद रखिएगा, अगर टू के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म लगी हो तो आपने उसको करेक्ट करना है, आपने उसको गलत करना है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अच्छा, बात खत्म हो गई, हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मैं एक जुमला यहां पे एज एन एग्जांपल लेता हूं, और जुमला कौन सा है, हेल्प मी। अच्छा, हेल्प मी, ठीक है, ये मेरे पास जुमला और इसके बाद साइन ऑफ, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये चूंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप कहोगे सर यहाँ पर प्लीज नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे प्लीज ऑलरेडी इसके अंदर है। अब जहरी बात है, क्योंकि हम किसी से मदद जब मांगते हैं तो हम आजिज़ी से मांगते हैं, आप यहाँ पर प्लीज अगर लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज हेल्प मी बजाते खुद चूंकि रिक्वेस्ट है, हमें पता है कि रिक्वेस्ट है, तो प्लीज लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, अब हम इसको हम जो है वो तब्दील करते हैं, सॉरी। अच्छा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बस ये देखो ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने भी वही लगा दी है, यहां पर भी मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी मी पे काम हो रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड मैंने वैसे लगाना है क्योंकि यहां पर मेरे पास फॉर्मूले में है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अच्छा, एक और जुमला है, डू इट फॉर मी, मेरे लिए ये काम कर दो या मेरे लिए ये कर दो, तो हम कैसे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, बस जुमला बन गया, जुमला कन्वर्ट हो गया, पैसे वाइज बन गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस स्ट्रक्चर को यूज किया, बात खत्म, जहां पर आपको बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जुमले होते हैं, एडवाइस होती है उनमें, ठीक है,
उनमें एडवाइस होती है, जिसको हम मोरल सजेशन भी कहते हैं, या फिर हम किसी को कोई इखलाकी तौर पे सजेशन देते हैं। एडवाइस आर मोरल सजेशन, ये जो हमें बड़े नसीहत कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई सीनियर हमें नसीहत कर रहा होता है, तो वो बेसिकली मोरल सजेशन होती है। अच्छा, इसका सबसे पहले हम समझ लेते हैं फार्मूला। इसमें सबसे पहले आएगा यू आर एडवाइज्ड। एडवाइज्ड टू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आस्क्ड टू, अगर एडवाइस दी गई है तो आप एडवाइज्ड टू यूज करेंगे, और अगर कुछ मोरल सजेशन दी गई है तो फिर आप कहेंगे यू आर आस्क्ड टू, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू। तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई और लगा नहीं सकते। अच्छा, एंड देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट फिक्रे में। उसके बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बस बात खत्म। अच्छा, ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर इसका एडवाइस या मोरल सजेशन का। अच्छा, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं माइंड यूर ओन बिजनेस। ये हम खुद भी किसी को सराइकी में, पंजाबी में कह रहे होते हैं, अपना काम कर, ठीक है ना, यानी अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, बेसिकली इसका मतलब ये है माइंड यूर ओन बिजनेस। तो ये क्या है, एक एडवाइस है, किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि भाई अपने काम से काम रखो। अब हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू माइंड यूर ओन बिजनेस, बस बात खत्म, पैसे वाइस में तब्दील हो गया फिक्रा। अच्छा, ठीक है, ये एक और मॉरल सजेशन भी होती है, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, हेल्प द पुअर। अच्छा, इसमें हम दो तरह से इसको वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके दो स्ट्रक्चर हैं इसके। इसको एक तो हम इस फॉर्मूले के तहत भी कर सकते हैं, लेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद बी होता है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये स्ट्रक्चर है हमारा इसका, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं लेट द पुअर बी हेल्प्ड, बस, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं, वैसे ये मोरल सजेशन भी है, यू आर आस्क्ड टू हेल्प द पुअर। ये भी मैंने एक दो जगह पे देखा है और ठीक है, यू आर आस्क्ड टू हेल्प द पुअर। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें तो ज्यादा बेहतर है इस किस्म के, इस जुमले के लिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी, जो भी है। तो ये हमारे पास ये हो गया। हम इसकी कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूं लर्न द पोएम, ठीक है, लेट द पोएम बी लर्नड, लेट द पोएम बी लर्नड, ठीक है। इस नंबरिंग को ना खत्म करना है, लेट द पोएम बी लर्नड। अच्छा, एक और ले लेते हैं, मैं कहता हूं डोंट टच इट, डोंट टच इट, ठीक है, लेट इट नॉट बी टच्ड।
ठीक है। लेट इट नॉट बी टच्ड, नॉट लग गया, बाकी वही है, बस बी के बाद थर्ड फॉर्म लग गई है। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, इसकी मैं आपको सारी एग्जांपल ये वाली दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, इसको समझने के लिए इस तरह के जुमले आ जाते हैं। एक और ले लेते हैं, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो कर लें, ओपन द डोर कर लें, जो भी है, बात तो एक ही है, कोई मसला नहीं है, हमें अगर फार्मूला आता है तो कुछ भी हो, ठीक है। लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। अच्छा, एक और होता है हमारे पास, अक्सर आपने देखे होंगे जुमले, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, द एल्डर्स should be respected, the elders should be respected, बड़ों का एहतराम होना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गई बात, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए। अब हम एक और स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आपको ताकि भूले नहीं। तीसरे नंबर पे हैं हमारे पास मॉडल्स, ठीक है। ये मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम मॉडल को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो शुड है, ठीक है, वुड है, ये सारे मॉडल हैं, कैन कुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो मॉडल वर्ब्स का हम पैसे वाइज कैसे बनाएंगे, हम उसको भी समझ लेते हैं, ताकि कहीं पे अगर इस तरह के लफ्ज यूज हो तो आपको इशू ना हो। अच्छा, इसका फॉर्मूला पहले क्या है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है हमारे पास, ठीक है। मैं पहले लिख भी लेता हूं, पैसे वाइज का जो फॉर्मूला है वो क्या है। पैसे वाइज का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट पहले होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास मॉडल आता है, चाहे जो भी यूज हुआ होगा हम उसको लगाएंगे मॉडल को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, बी आता है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अच्छा, ये इसका तरीकाकार है। इस तरह के जुमले आपको अक्सर मिलेंगे, वो पहले से पैसे वाइज बने हुए होते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो यूज होता है। अच्छा, मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स अच्छी सी ढूंढ के बताता हूँ, 1 मिनट सब्र कीजिएगा। अ, हम एक जुमला लेते हैं, ही कैन बी गिवन अ चांस, ही कैन बी गिवन अ चांस, ठीक है। इसको हम पहले करते हैं एक्टिव में कन्वर्ट, ही कैन बी गिवन अ चांस, ही
he can be given a chance। अब यहां पर आप देखें, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जिस तरह ये आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद मॉडल लग गया कैन, कैन मॉडल है, कैन कुड ये मॉडल है, मॉडल लग गया। उसके बाद बी आ गया, तो ठीक है बी आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ही कैन बी गिवन अ चांस। ठीक है, अब यहां तक आपका जुमला जो है वो ये पैसिव वॉइस का जुमला है। अच्छा, इसको अगर फर्ज करें इसको अगर ये एक्टिव में अगर होता तो ये फिर कैसे होता, फिर डेफिनेटली ये आता कि हम इसको एक्टिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे तो फिर आएगा हमारे पास अ चांस कैन बी गिवन टू हिम, अ चांस कैन बी गिवन टू हिम। तो अब ये एक्टिव है, इसका पैसिव बना इसमें, ठीक है। हिम यहाँ पे ही हो गया, तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को हम ले आए सब्जेक्ट की जगह पे, और उसके बाद मॉडल लग गया, उसी तरह साथ में बी लग गया, ठीक है। गिवन थर्ड फॉर्म लग गई, और चांस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, तो ये हो गया अ चांस कैन बी गिवन टू हिम। ये ऊपर वाला पैसिव वॉइस है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि डायरेक्ट वो पैसिव वॉइस में था। ये नीचे वाला एक्टिव वॉइस है। तो इस तरह अगर मॉडल वर्ब यूज हो तो आपने इनको ऐसे चेंज करना है। आपने इस तरह के जुमले असाइनमेंट के तौर पे एक तो और भी ढूंढ लें आप, जिनमें मॉडल वर्ब यूज हो, उसको पैसिव में तब्दील करें, अगर पैसिव में है तो उसको एक्टिव में तब्दील करें। अच्छा, एक और काम भी किया करें, कभी कभी पैसिव वॉइस को एक्टिव में भी तब्दील किया करें, ताकि आपको सारी तरतीबें जो है वो पता हो हर तरह से, कि किस तरह सब्जेक्टिव फॉर्म चेंज होती है, किस तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म तब्दील होती है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, एक और जुमला लेते हैं, आई कैन आंसर द क्वेश्चन। अब ये मेरे पास क्या है, एक्टिव जुमला है, और कौन सा है, मॉडल वर्ब। ये देखिए कैन इसमें मॉडल है, ठीक है। तो मैं इसको जब पैसिव में तब्दील करूंगा तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर में यूज करूंगा और मेरा जुमला पैसिव में तब्दील हो जाएगा। कैसे, दी क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, दी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी। कुछ भी नहीं है, मैंने इसी इसी मॉडल वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल किया और मेरे पास क्या आ गया, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। ये यहां तक मेरा स्ट्रक्चर पूरा हो गया, आगे बाय मी मेरे जरिए, ठीक है। एक और जुमला लेते हैं, यू हैव टू, जुमला लेते हैं कौन सा, हाँ, यू हैव टू वॉश द कार, यू हैव टू वॉश द कार। इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, द कार हैव टू बी वॉश्ड बाय यू। सेम यही वाला फॉर्मूला देखें, यहां पे मॉडल आ गया, द कार हैज टू बी वॉश्ड बाय यू, क्योंकि कार सिंगल है तो सिंगल के साथ हम हैज लगाते हैं, सॉरी, ठीक है, हैव नहीं आएगा। अच्छा, और भी ले लेते हैं, इसकी एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, ही मस्ट फिल
द फॉर्म, ही मस्ट फिल द फॉर्म। अब मस्ट हमारे पास क्या है, मॉडल है। कैन, कुड, हैव, ये सारे हमारे पास मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब के तौर पे यूज होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये फिर हम सारे मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको मैं एक एक मॉडल का यूज सिखाऊंगा और बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप सिर्फ ये देखें कि मॉडल वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में अगर किसी फिक्रे में यूज हुए हो तो हम कैसे यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला आपको मैं समझा रहा हूं, कंसेप्ट पूरा, एग्जांपल्स भी आपको साथ में दे रहा हूं। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन, फिल इन होता है, ठीक है, फिल्ड इन, फिल के साथ इन लगता है। ही मस्ट फिल इन द फॉर्म, हम वो फॉर्म के अंदर लिखते हैं ना खानों में, तो उस हिसाब से कंसेप्ट, इसका लॉजिक समझे। फिल इन द फॉर्म होता है, द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन बाय हिम। कुछ भी नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को पहले लगा रहा हूँ, उसके बाद मॉडल वर्ब जो यूज हुआ है उसको लगा रहा हूँ, बी लगा रहा हूँ, और बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगा के आगे बाय हिम वो लगा रहा हूँ। अच्छा, और भी ले लें, कुड असद लॉक द डोर, सवालिया जुमला है, ठीक है। कुड असद लॉक द डोर, कुड द डोर बी लॉक्ड बाय असद। बस इतनी सी बात है, क्या मसला है इसमें, कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। एक और भी ले लेते हैं, why could be not read the sentences, why could the sentence be read by him, why could, WH वाला एक ले लेते हैं, why could he not read these sentences, why could he not read the sentences, तो क्या करेंगे, why could the sentences be, why could the sentences not be read by him। रीड, रेड, रेड होता है, ठीक है, लिखा रीड की तरह जाता है लेकिन इसको पढ़ते रेड है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये रेड पढ़ा जाता है, फर्स्ट फॉर्म में हम इसको रीड पढ़ते हैं। व्हाई कुड द सेंटेंसेस नॉट बी रेड बाय हिम। एक और भी ले लेते हैं, शुड वाला भी, यू शुड ओपन द विंडो, you should open the window, the window should be opened by you, the window should be opened by you। अच्छा, the window should be opened by you। अब ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। आगे एक और भी है, आगे एक और चीज भी है, और वो है तीसरा, जिसमें हम कहते हैं प्रेपोजिशनल phrases never change। ये एक रूल है हमारे पास पैसिव वॉइस का, ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस का एक रूल है जिसको आपने याद रखना है कि कभी भी हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को चेंज नहीं करते। यानी अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा वर्ब हो जिसके साथ
प्रेपोजिशन लगा हो और वो प्रेपोजिशन उस वर्ब के साथ मिलके कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उस जुमले का, तो हम उस प्रेपोजिशन को नहीं हटाएंगे, उसको उसी तरह लिखेंगे फिक्रे के अंदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जैसे मैं कहता हूं दे लॉक्ड, सॉरी, दे लुक्ड फॉर द कार, कार कह लें, दे लुक्ड फॉर द बेबी कह लें। अब यहां पर आप गौर करें कि मेरे पास ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, लेकिन उसके साथ प्रेपोजिशन लगा है फॉर, तो इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्योंकि ये जो फॉर लगा है ना, ये इस लुक्ड के साथ है। याद रखिएगा कि ये फॉर इस लुक्ड के साथ है। अगर मैं इस फॉर को हटाता हूं तो फिर जुमला मेरा क्या होगा, दे लुक्ड द कार। अब आप पढ़े ना, दे लुक्ड फॉर द कार, ये जुमला आपको ठीक लग रहा है, या आपको ये जुमला ठीक लग रहा है, दे लुक्ड द कार। ये जो दूसरा जुमला है फार के बगैर वाला, ये तो बिल्कुल ही हमें जो है वो नामुकम्मल फील होता है कि इसमें कुछ मिसिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो दे लुक्ड फॉर द कार वाला जुमला, क्योंकि ये जो लुक्ड के साथ फार लगा है, ये इसके साथ है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस फार को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ये रूल है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आप देखना कैसे चेंज हमने नहीं करना, इसको एज इट इज लिखना है। द कार, द कार वाज लुक्ड फॉर, द कार वाज लुक्ड फॉर बाई देम कर लें तो आपकी मर्जी है। द कार वाज लुक्ड फॉर बाई देम, यहां पर हमने ये नहीं किया कि हमने फार को हटा दिया, और फार को हटाना नहीं है क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी है कि ये फार इस वर्ब के साथ मिलके कंप्लीट मानी बना रहा है, इस जुमले को मीनिंग दे रहा है। अगर हम इस फार को हटाते हैं तो ये जुमला मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका पूरा वो रिदम टूट जाएगा, उसकी तरतीब, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इस तरह के जुमलों में हमेशा ख्याल करना है। एक और जुमला भी ले लेते हैं, दे लिसन टू म्यूजिक। अगर आप यहां पे अगर आप यहां पे कहें कि दे लिसन म्यूजिक, दे लिसन म्यूजिक, तो याद रखिएगा जुमला पढ़ने में फील होता है कि ठीक है, लेकिन जुमला आपका गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन की गलती भी हो जाएगी, क्योंकि इस लिसन के साथ लिसन टू म्यूजिक होता है हमेशा, ये टू इस लेसन के साथ है, तो हम कभी भी इसको चेंज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में, यानी इस टू को हटाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, वो हमेशा इसके साथ आएगा। ठीक है, तो म्यूजिक, म्यूजिक इज, ये मेरे पास कौन सा जुमला है आपको पता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जुमला है, सिंपल टेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये सब्जेक्ट है, आगे टू लगा है और आगे म्यूजिक, ये ऑब्जेक्ट है। म्यूजिक इज, अब मैं ऑब्जेक्ट को उसी तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले लगा रहा हूँ और कुछ नहीं है, जरा गौर करें तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। ये इस पहले इस जुमले को समझे, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जुमला है, हम ये समझ रहे हैं कि ये जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा होता है, ऐसा प्रेपोजिशन जो मिल के साथ मीनिंग दे रहा हो, उसको हमने नहीं हटाना। म्यूजिक इज listened to, ठीक है, by them, बस listened to आ जाएगा, म्यूजिक इज listened to by them। और आप ये भी याद रखें कि अगर आप ये by them नहीं भी लगाते ऊपर तो फिर भी खैर है, लेकिन आप पूरा जुमला लिखा करें, वरना आपको फिर ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा, एक और जुमला हम लगाते हैं, she shouts, she shouts at
हर, शी शाउट्स एट हर। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ये शाउट के साथ एस का इजाफा हुआ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही शी इट जा के साथ हम एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। अब ये एड जो है ना, ये इसके साथ है शाउट के, तो ये प्रेपोजिशन है। अगर आप कहेंगे शी शाउट्स हर, तो देखें जुमला गैर मुकम्मल हो जाता है, अजीब सा फील होता है। तो शी शाउट्स एट हर होता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, शी हर जब इधर आएगा तो शी वाज शाउटेड एट, शी वाज शाउटेड एट भी ठीक है, ठीक है। शी वाज शाउटेड एट बाई हर भी ठीक है। आप जो भी यूज करें कोई मसला नहीं है। हमारा जहां तक फार्मूला वैसे मुकम्मल हो जाता है, बाई शाई लिखने की हर दफा जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये रूल भी आपको समझ आ गया। चौथे नंबर पे है, और वो है नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, एक्शन डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, एक्शन डूअर। नो नीड टू राइट सब्जेक्ट यानी एक्शन डूअर एवरी टाइम। हर दफा हर पैसे वाइस में सब्जेक्ट का जिक्र करना जरूरी नहीं है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं हमें पहले से ही पता होता है कि उसमें सब्जेक्ट मौजूद है, तो ऐसे जुमले आपने हर दफा उनको उनका जिक्र पैसे वाइस में करने की जरूरत नहीं है। इस रूल को भी मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि ये रूल जो है वो हमारा ये रूल भी है। अच्छा, जैसे मैं कहता हूं द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जुमला है आपके पास, ये बेसिकली पैसे वाइज का जुमला है। क्योंकि वाज के बाद थर्ड फॉर्म है, द थीफ वाज अरेस्टेड। अब मुझे ये बताएं कि इस जुमले में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत है। इस जुमले में क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कौन पकड़ता है थीफ को, डेफिनेटली चोर को पुलिस पकड़ती है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि पुलिस ही पकड़ती है, पुलिस ही सब्जेक्ट है। तो हर दफा जरूरत नहीं है सब्जेक्ट लिखने की, बात ये है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। असल जुमला ये है, ठीक है। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब जरूरत नहीं है इस बाय दी को, अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बात समझाने की ये है कि भाई यहां तक हमारी सारी कंडीशन पूरी हो जाती है। ये देखो, जिसको पकड़ा गया ऑब्जेक्ट थीफ पहले आ गया, उसके बाद क्या हुआ, वाज, और वाज के बाद मैंने क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। मेरा फिक्रा पैसे वाइस है। वाज के बाद जब थर्ड फॉर्म लगी होती है तो फिक्रा ऑलरेडी हमें पता है कि पैसे वाइस होगा, हमने पीछे सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। तो ये जुमला अगर आप इस तरह लिखते हैं इस रूल्स के मुताबिक तो भी ठीक है। अगर आप ऐसे आप कहते हैं नहीं यार मुझे वो बाई के बगैर मजा नहीं आता, मैंने वो सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है क्योंकि रटा लगाया हुआ है, मुझे जरूरत है, मैंने सब्जेक्ट को जरूर लिखना है, बाई ना आए तो मुझे तो मजा ही नहीं आता, तो फिर आप कहें दी थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। इस तरह के जुमले होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि समवन अरेस्टेड समवन स्टोल, समवन स्टोल द डायमंड। अब देखो, हमें पता है कौन चोरी करता है, चोर चोरी करता है ना यार। यहां पर एक्शन डूअर कौन हो सकता है,
एक्शन डूअर हो सकता है चोर, थीफ, क्योंकि चोरी करने वाला वही एक्शन डूअर होगा ना, वही सब्जेक्ट होता है। यही हमने तारीफ पढ़ी थी सब्जेक्ट की कि जो काम करने वाला होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हमें पता है कि चोर कौन है, चोर ही है जिसने डायमंड जो है वो चुराया है। तो चोर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात अंडरस्टूड है कि चोर ही चोरी करता है। समवन स्टोल द डायमंड, अब समवन कौन है, वो चोर ही है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि द डायमंड वाज स्टोलन, द डायमंड वाज स्टोलन। अगर आप इस तरह इसको लिखते हैं तो ठीक है, जुमला ठीक है, क्योंकि हमें पता है, अंडरस्टूड है बात कि भाई चोर ही चोरी करता है, तो चोर नहीं चुराया है। अगर आप कहते हैं नहीं भाई मैंने तो पूरा जुमला लिखना है, तो तो वो चीज आपको ऑलरेडी पता है, द डायमंड वाज स्टोलन बाय समवन, आप बाय समवन कर लें। लेकिन जरूरत नहीं है, रूल कहता है कि हर दफा लिखने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट को, अगर इस तरह के जुमले हों जहां पे आपका स्ट्रक्चर पूरा हो रहा हो, जहां पे आपका मकसद पूरा हो रहा हो, बात ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, तो फिर वहां पे सब्जेक्ट का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि वी शुड ओबे द रूल्स, तो क्या होगा, द रूल्स, ये वही वाला फॉर्मूला है ऊपर वाला मॉडल वाला, द रूल्स शुड बी ओबेड बाय अस भी ठीक है, बी अस में तब्दील हो जाएगा, द रूल्स शुड बी ओबेड, ये भी ठीक है, क्योंकि रूल्स इंसानों के लिए होते हैं, हमारे लिए हैं, कोई गाय भैंस बकरी जानवरों के लिए रूल्स नहीं होते, रूल्स इंसानों के लिए होते हैं। अगर आप बाई अस नहीं भी लगाते तो बात फिर भी समझ आ जाती है कि रूल्स हमारे लिए बनते हैं, हमें ही ओबे करना होता है, तो बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो मैंने वो भी आपको समझा दिया, लेकिन रूल कह रहा है कि हर दफा सब्जेक्ट का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट 5, नो नीड टू यूज बाई एवरी टाइम, आ वाली बात भी आ गई भाई, हर दफा बाई यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक रूल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो ये भी आप समझ लें कि हर दफा बाई यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ही नोज यू, ही नोज यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, यू आर नाउन बाई हिम, यू आर नाउन बाई हिम भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, यू आर नाउन, ये भी ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बाई हिम लिखने की। तो वो कहता है कि हर दफा बाई इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यू आर नाउन टू हिम होगा, बाई हिम नहीं होता, सॉरी, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, यहां पर प्रेपोजिशन की भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। यू आर नाउन, यू आर नाउन
टू हिम, यू आर नाउन टू हिम, ये करेक्ट है क्योंकि आपने प्रेपोजिशन का ख्याल रखना है। यू आर नाउन बाय हिम गलत है, यू आर नाउन टू हिम ये ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, मैरिड टू होता है, मैरिड, मैरिड टू, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, नाउन के साथ आप लगाएंगे यू आर नाउन टू हिम, यू आर मैरिड विद हिम नहीं, यू आर मैरिड टू हिम, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको सिर्फ यू आर मैरिड विद हिम, अक्सर लोग विद हिम लिखते हैं, ये क्या है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्या होता है, यू आर मैरिड टू हिम, ये ठीक है। ये भी गलतियां आपकी मैं साथ साथ ठीक करता जाऊं, क्योंकि हमने रटा होता है, हमें मजा करता है मैरिड विद, हमें विद मजा करता है, बेसिकली ग्रामेटिकली गलत है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अच्छा, लाफ्ट जो है ना, वर्ड है लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है। लाफ्ड के साथ हमेशा एट लगता है, याद रखना, ठीक है, लाफ्ड एट होता है। अच्छा, उसके बाद शाउटेड, शाउटेड एट होता है, शाउटेड के साथ एट लगता है। अच्छा, डिसअपॉइंटेड, इसके साथ भी एट लगता है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद नहीं होता, डिसअपॉइंटेड एट होता है, ठीक है। डिस्ट्रेस्ड, इसके साथ भी डिस्ट्रेस्ड एट होता है, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, इंटरेस्टेड इन होता है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, याद रखिएगा, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। और क्या है, और एक लफ्ज है कंसिस्टेड इन, कंसिस्टेड के साथ भी इन लगता है। ऑब्जर्व्ड, इसके साथ भी इन का प्रेपोजिशन लगाया करें। कंटेंट के साथ भी इन का प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। प्रेपोजिशन के हवाले से जो चंद गलतियां हम लोग करते हैं, वो भी मैंने आपको कोशिश की है कि आप समझाता जाऊं, और ये कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपकी आई होप के क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।